नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता देव। आज मेरे साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा आप देखने वाले हैं। पहली बार आप देखेंगे कि हमारी सेना ने पीओके में किन किन जगहों पर टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया। लेकिन इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को दिखाने से पहले भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करना इस वक्त जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ढाका में हिंदुओं के खिलाफ हॉरर फाइल का एक नया केस जुड़ गया है। मामला क्या है और कैसे बांग्लादेश में हिंदू लगातार टारगेट पर है, इस रिपोर्ट में सारे जवाब आपको मिलेंगे। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब सत्ताधीश न्याय करने में समर्थ ना हो, जब देश का नेतृत्व करने वाले अपनी जनता को प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दें, आंखें बंद करके देश के अल्पसंख्यकों को बर्बरता का शिकार होने दें, अन्याय के सामने घुटने टेक दें, तो फिर सोशल मीडिया पर ऑल कीज ऑन बांग्लादेश, ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज जैसे पोस्टर निकलते हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार से सवाल पूछते हैं, आखिर कब तक हिंदू अल्पसंख्यकों को गिद्ध नोचते रहेंगे। ये गुस्सा, ये प्रदर्शन उस घटना के खिलाफ है जिसका जिक्र करने भर से हाथ कांपने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बदन नोचने वाले बांग्लादेश में हिंदू मरें या जिएं, कट्टरपंथियों के पैरों तले कुचला जाए या फिर सरेराह पीटा जाए, यूनुस आंखें बंद कर लेते हैं। मगर इस बार उनके पास क्या बहाना है? बांग्लादेश में कुमिला जिले के मुरादनगर इलाके में 21 साल की हिंदू महिला के साथ रेप किया गया। आरोपी ने चाकू की नोक पर युवती के घर में जबरन घुसकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। घटना 26 जून की है। आरोपी उस वक्त महिला के घर में घुसने में कामयाब रहे जब परिवार के सभी लोग हरि सेवा के लिए बाहर गए हुए थे। हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हुई दूसरी कई घटनाओं की तरह ये भी दब जाती, इस पर भी प्रशासन आंखें मूंद लेता। लेकिन मामला तब उजागर हुआ जब महिला के साथ रेप का वीडियो सामने आया। आरोपियों ने न सिर्फ महिला की इज्जत को तार तार किया, बल्कि उसका वीडियो बनाया था और फिर उसे वायरल कर दिया। इस घटना का मुख्य आरोपी फजर अली नाम का शख्स है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का सदस्य भी है। और कहा जाता है कि इसी ने पीड़िता के घर का दरवाजा ठकठकाया और उसके दरवाजा खोलने के बाद इसने पीड़िता पर हमला कर दिया। महिला ने जब दरवाजा खोलने से इनकार किया तो धक्के मार के घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। उसके साथ इस पूरी घटना में 4 और लोग शामिल थे। शुरुआत में पुलिस ने घटना पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, ढाका तक प्रदर्शन होने लगे, तब पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। मुख्य आरोपी को ढाका के सईदाबाद इलाके से पकड़ा गया और फिर बाकी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, वो रोज किन हालातों का सामना कर रहे हैं, कैसे डर और दहशत के साए में जी रहे हैं, 3 दिन पहले की तस्वीरें भी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ढाका में यूनुस सरकार के बुलडोजर गरजे, उनके निशाने पर दुर्गा मंदिर था। मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। इसकी तस्वीरें जब सर्कुलेट हुई तो भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर हमले किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन वहां की अंतरिम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों की जमात के सामने सरेंडर कर दिया है। इन वारदातों के बाद ही कई लोग अब बांग्लादेश की तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ सालों साल से इसी तरह का सुलूक किया जाता रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना थी
तब तक इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन यूनुस सरकार के आने के बाद हिंदू टारगेट पर रहे हैं। खुद बांग्लादेश सरकार ने माना है कि हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि 5 अगस्त 2024 से 22 अक्टूबर 2024 तक हिंदू अल्पसंख्यकों पर 88 हमले किए गए। हालांकि बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस यानी कि BNAGA की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में 48 जिलों में से 278 जगहों पर हिंदुओं को हमला हुआ है और धमकी का सामना भी करना पड़ा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर से हिंदुओं पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें लूटपाट, आगजनी, जमीन हड़पने की कोशिश, मंदिरों पर हमले और लगातार देश छोड़ने की धमकियां देना शामिल है। इसी साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि शेख हसीना से देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए थे। तो वैसे बात सिर्फ हिंदुओं पर हमले की नहीं है, अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ खुलकर बैटिंग करने लगा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, या यूं कहें कि चीन अब बांग्लादेश को आगे कर भारत के खिलाफ नए हथियार के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है, क्या चीन के ट्रैप में बांग्लादेश पूरी तरह फंस गया है? क्या भारत की अपने पड़ोसियों के साथ दिक्कत और बढ़ने वाली? जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में फंसाया है, क्या उसी तरह बांग्लादेश भी फंसने वाला है? रिपोर्ट देखेंगे तो साजिश का जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिस वक्त भारत पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे रहा था, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के साथ आतंकी अड्डों को बर्बाद किया जा रहा था, तब इस पूरे डेवलपमेंट पर माओ का मुल्क नजरें गड़ाए हुए था। बीजिंग के लाल सुल्तान ने भारत की ताकत को देखा, सेना के शौर्य और संयम को देखा और फिर कुटिल नीति का नया अध्याय शुरू कर दिया। अपने गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन बरसों से हिंदुस्तान को घेरने की साजिश रच रहा है, लेकिन हर बार उसकी चालों पर पानी फिर जाता है। हालांकि इस बार यूनुस की शक्ल में बीजिंग को एक और मोहरा नजर आया है। जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, चीन ने बांग्लादेश को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और उसका सबसे नया सबूत ये तस्वीरें हैं। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 19 जून को चीन के कुनमिंग में त्रिपक्षीय बैठक की। इस मीटिंग में विदेश सचिव स्तर के राजनयिक मौजूद थे। मीटिंग के बाद चीन की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। कहा गया कि व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और समुद्री मामलों जैसे कई क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। जानकारों को लगता है कि व्यापार सहयोग सिर्फ दिखावा है, असली मकसद तो पूरे रीजन में भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना है। सूत्रों के मुताबिक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क की जगह नया संगठन बनाने में जुट गए हैं। सार्क में भारत प्रमुख सदस्य हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से उसने इस संगठन से अभी दूरी बना रखी है। उरी हमले के बाद से ही भारत ने सार्क का बॉयकॉट किया हुआ है, मगर अब चीन और पाकिस्तान के बीच में नए संगठन को बनाने को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान ने अब चीन के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, एक संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सार्क को रिप्लेस करे। और पाकिस्तान और चीन इसमें कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव्स को और श्रीलंका को भी शामिल करें। बांग्लादेश तो काफी आगे आ ही गया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अफगानिस्तान से भी बातचीत चल रही है। दरअसल ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने सार्क की जगह अब बिम्स्टेक को तरजीह देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बिम्स्टेक में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को इसी वजह से अब ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर चीन की पकड़ मजबूत होती जा रही है। 2023-24 में बांग्लादेश के कुल आयात का 25% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आया। पहले ये 20% था। चीन को बांग्लादेश का निर्यात भी लगातार घट रहा है। 2018-19 में जहां चीन को कुल निर्यात का 2.1% हिस्सा जाता था, वो 2023-24 में गिरकर सिर्फ 1.6% रह गया। ये दिखाता है कि बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता कितनी बढ़ती जा रही है।
अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होगा, जो सोते जागते सिर्फ अपने मालिक चीन के इशारे पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साफ है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को बर्बाद किया था। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी, अभी तक वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें आतंकी इकट्ठा थे, कुनबे में रहते थे। लेकिन पहली बार एनडीटीवी पर उन आतंकी अड्डों की लोकेशन और तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी जहां ये दहशतगर्द हथियार चलाना सीखते थे, जहां इनके टेरर कैंप्स थे। मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा बिग वॉल पर ये सारी डिटेल्स अब आपको देंगे। सुशील, ओवर टू यू। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान की जमीन के अंदर 9 जगहों पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को बर्बाद किया। आतंकियों के इन ठिकानों की तस्वीरें पहले सामने आई थी और अब 2 ठिकानों की सैटेलाइट से जो ली गई तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इनमें सबसे पहला ठिकाना है जिसकी मैक्सर से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिली हैं, सैटेलाइट तस्वीरें। ये ठिकाना है सैयदना बिलाल कैंप, जहां पहली तस्वीर आप देख सकते हैं ये हमले से पहले की है, 13 अप्रैल 2023 की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद में है ये सैयदना बिलाल कैंप, कश्मीर में तंगधार से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर। 7 मई की सुबह भारत ने अपनी ज़मीन से इस आतंकी ठिकाने को भी निशाना बनाया। जैश-ए-मोहम्मद का एक कैंप था, आतंकियों को यहाँ हथियारों, विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा लंबे समय तक जंगल में रहने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और ये हमले के बाद जो है तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी तस्वीर जूम करके 92 फीट बाई 80 फीट की एक पूरी इमारत जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई। इस हमले में बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर इसे बर्बाद किया गया। किस हथियार से भारत ने इस पर हमला किया ये साफ नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ये किसी ड्रोन से किया गया हमला हो सकता है। और बड़ी बात, खास बात कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, इसके आसपास किसी भी तरह का कोई और नुकसान नहीं हुआ। निशाना बिल्कुल सटीक था, जैसा भारत ने कहा कि सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया खुफिया सूचना के आधार पर। और ये भी जानकारी लगातार सामने आई कि इन जगहों पर आतंकियों को मदद करने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पूरी भूमिका रही है। दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोटली के गुलपुर कैंप की है। ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था, जहां से आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ इलाकों में हमला करने के लिए आते थे। जंगलों के बीच में ये कैंप बना हुआ है, हमले से पहले की तस्वीरें हैं। और 110 फीट बाई 30 फीट का ये ढांचा है, जिसे भारत ने 7 मई की तड़के जो हमले में तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं 2 इमारतें काफ़ी आसपास हैं, दोनों को तबाह किया गया। बड़ी इमारत जो लगभग 110 फीट बाई 30 फीट की है, उसके बिल्कुल ठीक बीच में ये निशाना लगाया गया और इससे यहाँ अंदर जो भी आतंकी थे वो मारे गए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको जूम इन करके, इस इमारत को और इसके साथ में जो दूसरी इमारत है, और किसी भी तरह का कोई जो नुकसान है आसपास के किसी इलाके में नहीं हुआ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जहां तक आतंकवाद की बात है तो इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ छद्म युद्ध लड़ता है। वैसे 12 दिन के बारूदी विध्वंस के बाद पश्चिम एशिया में अजीब सी शांति है। इजराइल और ईरान दोनों जो है वो सीज फायर की कसम से बंधे हैं, लेकिन नेताओं की जुबान आग उगल रही है। बयानों के बारूदी शोले चिंगारियों की शक्ल में रह रहकर सामने आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अब भी एक गोपनीय जगह पर हैं, मगर वहां के एक मौलवी हैं, उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नया फरमान जारी कर दिया है, एक फतवा जारी कर दिया है। ईरान में इस चेहरे को कई लोग पहचानते हैं। ये वहां के ग्रैंड मौलवी हैं। नाम है आयतुल्लाह नसेर मकारेम शिराजी। युद्ध में खामोश थे, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका को मिटाने का दम भर रहे हैं। बाकायदा फतवा तक जारी कर दिया। दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप को अल्लाह का दुश्मन बता दिया। शिया समुदाय के बड़े नेता ने कहा, कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता को धमकी देता है उसे वॉरलॉर्ड या मुहरेब माना जाता है। मुसलमानों या इस्लामी राज्यों द्वारा उस दुश्मन के लिए कोई भी सहयोग या समर्थन हराम या मना है। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा करवाएं। अब सवाल है कि जब अमेरिका ईरान के साथ नई डील करना चाहता है,
ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहता है। ट्रंप ईरान की सत्ता के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। तो फिर मौलवी साहब को फतवा जारी करने की जल्दी क्या थी? क्या यह आदेश भी बंकर वाले खलीफा खामनेई के कहने पर तो नहीं आया, जिन्होंने अमेरिका को सबक सिखाने का दम भरा था? हमारे दुश्मन हमारे मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका असली इरादा था ईरान का सरेंडर। वो ईरान को झुकाना चाहते थे, लेकिन ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। खामनेई को पता है कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो अपनी कॉलर ऊंची रखे हुए हैं। हालांकि इजराइल भी चुप नहीं बैठा। सीज फायर की आड़ में वो अपने हथियार के भंडार को दोबारा भर रहा है। उसके लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। खामनेई कहते हैं कि ईरान ने जंग में सिर्फ अपनी 5% क्षमता को दिखाया, तो वहीं इजराइल कई स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम लेजर वेपन और ड्रोन को दुनिया के सामने लाया है। सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया में एक और बारूदी बवंडर उठने वाला है?